हमने कल देखा था हमारा कि साहब आपका सीएफआर का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हमारे सीएफआर में आने वाले हैं और उन टॉपिक्स का वेटेज कितना है। उन टॉपिक्स के बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो हमारा टॉपिक का नाम था अमलगमेशन, जिसे यहां पे हम लोग कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसे हम यहां पे कहते हैं बेटा बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो टॉपिक है बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो टॉपिक आपको क्या कहता था कि साहब अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, दो कंपनियों का मिलके एक हो जाना या दो कंपनियों का मिलके एक नई कंपनी बना लेना। तो वो बात हमने क्या कही साहब, उसको एक नाम दिया अमलगमेशन। अब एक बात मन में आती होगी, एक कंफ्यूजन आता होगा कि सर ये अमलगमेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज अमलगमेशन, ये नाम कैसे रखा गया। तो बोले बेटा एक डेट है 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1995। इस डेट से पहले, इस डेट से पहले, बिफोर, ये नाम नहीं पता था। ये जो अमलगमेशन नाम है ये हमें नहीं पता था। हमें क्या पता था, हमें पता था एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेज कर लिया। हमें पता था एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्जर हो गया, मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी में मर्जर हो गया। हमें पता था कि साहब एक्सटर्नल, कुछ लोग बोलते थे कि उन दोनों कंपनियों में रिकंस्ट्रक्शन हो गया, उसको नाम देते थे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, उसको वो लोग नाम देते थे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बोले उनके बीच में क्या हो गया, उनके बीच में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। फिर उन्होंने कहा एक्विजिशन, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लिया। कई लोग इसे नाम क्या देते थे, टेक ओवर, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। कई लोग उसे नाम देते थे, अभी भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, एब्जॉर्प्शन, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब बात यह है कि चाहे इनमें से कोई सा भी नाम दिया जाए, 1 अप्रैल 1995 को एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बनाया गया। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने क्या कहा, इन सबका नाम क्या है, उसने कहा अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, मतलब इन सबका एक कंबाइंड नाम दे दिया, जिसे क्या कहा, जिसे कहा उन्होंने अमलगमेशन। तो समझ गए अमलगमेशन नाम कहां से है, और अमलगमेशन में सब कुछ इंक्लूडेड है, चाहे वो आप परचेज बोलो, चाहे मर्जर बोलो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलो, चाहे एक्विजिशन बोलो, चाहे टेक ओवर बोलो, चाहे एब्जॉर्प्शन बोलो, everything is included in the amalgamation. Clear? Yes. चलिए अब आपके पास आता है बेटा, जब हम इससे आगे चलते हैं तो इन्होंने कहा इसका मतलब क्या है। चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं। अब इन्होंने कहा सर अमलगमेशन को आपने नाम दे दिया, आपने ये तो कह दिया कि साहब बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है वो एक तरह का
अमलगमेशन है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये परचेज है, ये मर्जर है, ये एब्जॉर्प्शन है? तो उन्होंने कहा कि हमने अमलगमेशन को दो पार्ट्स में बांटा है। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग। वैसे हम जो चैप्टर पूरा पढ़ेंगे वो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। अब हम ये पूरा चैप्टर इंड एएस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? एएस की, क्योंकि हमें बैकग्राउंड पता रहे कि ये चीज कहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो अमलगमेशन, उन्होंने कहा अमलगमेशन in the nature of amalgamation in the nature of परचेज, मतलब परचेज के नेचर का अमलगमेशन है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेज किया है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का टेक ओवर किया है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का एक्विजिशन किया है। उन सबका मतलब क्या है? उन सबका मतलब है परचेज। दूसरा, इन द नेचर ऑफ मर्जर, कि साहब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई। मर्ज हो गई मतलब अपनी इच्छा से, परचेज नहीं किया, दोनों जने इस कंपनी में मालिक बन जाएंगे। दोनों ने डिसाइड किया है कि अब आगे से वो साथ मिलके काम करेंगे, एक नाम में काम कर। क्लियर? समझ गए? अब सर ये कैसे पता चलेगा? हमें तो इतना पता है कि साहब एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। तो जो ए लिमिटेड है और जो बी लिमिटेड है, अब मान लीजिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड में चली गई, अब केवल एक कंपनी बची है बी लिमिटेड। हमें कैसे पता चलेगा कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को परचेज किया है या फिर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने साथ मिलके काम करने का डिसाइड किया है? ये हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? क्या हम परचेज के हिसाब से करेंगे? क्या हम मर्जर के हिसाब से करेंगे? क्या दोनों में क्वेश्चन करने का तरीका एक जैसा ही होता है या दोनों में क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग होता है? लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि क्या ये मर्जर है या ये परचेज है। उसका भी सॉल्यूशन है, उन्होंने उसका भी सॉल्यूशन बताया। क्या सॉल्यूशन बताया? इन्होंने कहा, मर्जर की बात करते हैं, इफ फॉलोइंग 5 कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, देन इट इज नेचर ऑफ मर्जर। तो ये कौन से नेचर का है? ये मर्जर के नेचर का है। मतलब अगर हम ये 5 कंडीशन पूरी कर देते हैं, अगर ये जो इनका अरेंजमेंट हुआ है उसमें 5 कंडीशन पूरी हो रही है, तब तो ये मर्जर माना जाएगा। और अगर पांचों कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो फिर ये क्या माना जाएगा? फिर ये परचेज माना जाएगा। सर अब जल्दी से बता दीजिए ये 5 कंडीशन कौन कौन सी है? चलो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। मर्जर का सिंपली मीनिंग है साथ मिलके काम करना। हम सोच रहे हैं कि हम साथ मिलके काम करेंगे। एक बात बताओ, एक पर्सन है साहब ए लिमिटेड, एक पर्सन है बी लिमिटेड, दोनों कह रहे हैं हम साथ मिलके काम करेंगे। तो जब दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो साहब ए लिमिटेड गया बी लिमिटेड के पास कि अपन दोनों को साथ मिलके काम करना चाहिए।
अब आप बताइए, ए ठीक है, बी लिमिटेड कहता है आप आ जाओ मेरे यहाँ पे, आप आ जाओ मेरे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे मतलब अपनी सारी असेट मेरे यहाँ पे ले आओ, अपनी सारी लाइबिलिटी मेरे यहाँ पे ले आओ, और अपने सारे शेयर होल्डर्स को मेरे यहाँ पे ले आओ। मैं उनको अपनी कंपनी के शेयर दे दूंगा, मैं उनको अपनी कंपनी के शेयर दे दूंगा। भाई प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, दो लोग जो अलग अलग ऑफिसेज में बैठते थे, अलग अलग कंपनी के मालिक थे, अब एक ही ऑफिस में बैठेंगे, काम तो वैसे ही चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहब जो पहले 1% ए लिमिटेड का मालिक था, 1% बी लिमिटेड का मालिक था, अब हमने कहा साहब ए लिमिटेड जो है वो खत्म, अब केवल कौन सी कंपनी है, बी लिमिटेड। लेकिन इसमें ए एंड बी दोनों क्या होने चाहिए, ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, ऑनर होने चाहिए। ए को खरीदा होता तो क्या ए भी उस ऑफिस में बैठता, क्या ए भी उस कंपनी में ऑनर बनता, नहीं बनता। तो अब ये काम होगा कैसे, ये काम जो है वो होगा कैसे, इस काम को करने में क्या क्या लगेगा, चलिए देखते हैं। भाई ये काम होना भी तो चाहिए, तो ये काम होगा कैसे। कंडीशन नंबर 1, एक बात बताओ, जब साथ मिलके काम करने की बात आ रही है तो क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड जब अपनी एसेट बी लिमिटेड में लाएगा तो क्या उसे कहेगा तुम्हारी ये एसेट तो अच्छी है, चलो इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ये एसेट काम की नहीं है, चलो इसको यहाँ से ले जाओ, क्या ऐसा कुछ कहेगा, या उसकी सारी एसेट को अपने यहाँ पे ले आएगा। जल्दी से बताओ। यूजफुल नहीं बेटा, सारी। एक बात बताओ, आप बाजार में जब, मैं बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप जब सब्जी खरीदने जाते हो तो उसकी शॉप पे बहुत सारी सब्जियां रखी होती है, क्या उसमें से हम सारी खरीद के लाते हैं, या फिर जो जो हमारे काम की होती है वो लाते हैं। जो काम की होती है केवल वो लाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप क्या करने गए हो, आप खरीदने गए हो, आप खरीदने गए हो। अब आपने कहा आपकी भी सब्जी की शॉप है, किसी और की भी सब्जी की शॉप है, और आपने कहा कल से अपन दोनों एक साथ दुकान लगाएंगे बड़ी सारी, तो क्या आप उसे ये कहोगे तुम्हारी ये चीजें तो बढ़िया नहीं है, ये तुम अपने घर पे रखो, ये तुम अपने हिसाब से बेचो, और तुम्हारी ये चीजें बढ़िया है, ये तुम मेरे साथ बेच लो, क्या ऐसे कहेंगे साथ मिलके काम कर रहे हैं तो? नहीं कहेंगे। जब साथ मिलके काम करने की बात आती है तो भैया मैं जैसा हूं, मैं जो भी हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, तुम जैसे हो, तुम जो भी हो, मेरे साथ आ जाओ, तब साथ मिलके काम हो सकता है। ठीक है, तो हमने कहा साथ, सबसे पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑल द, ऑल द asset and liability of, all the asset and liability of, अब मैं इसे नाम क्या दे रहा हूं, मैं इसे नाम दे रहा हूं ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी को क्यों नाम दे रहा हूं, ओल्ड कंपनी नाम इसलिए दे रहा हूं कि साहब वो पुरानी कंपनी हो जाएगी, वो बंद हो चुकी होगी। तो ऑल द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं, मैं अलग अलग नाम बता रहा हूं, ये नाम कभी भी आपको क्वेश्चन में लिखे हुए मिल सकते हैं। ओल्ड कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, कई बार आपको परचेज के केस में लिखा हुआ मिल सकता है वेंडर कंपनी, मतलब जो कंपनी अपनी एसेट बेच रही है।
ट्रांसफर टू द, अब किसको ट्रांसफर करेगी, या तो न्यू कंपनी बोल दो या फिर ट्रांसफरी बोल दो या फिर परचेजिंग कंपनी बोल दो। तो कोई सा भी ऑप्शन आप इनमें से बोल सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी, सारी एसेट ट्रांसफर होनी चाहिए, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर सारी एसेट ट्रांसफर नहीं हो रही है, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो रही है, साफ प्रॉब्लम है, फिर कभी मर्जर नहीं हो सकता। क्लियर, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है। समझ गए पहला पॉइंट। यस नो जवाब दो, आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कौन सी है, मर्जर की सेकंड कंडीशन है, ये कहता है साहब ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी मेड एट बुक वैल्यू। अच्छा एक बात और बताओ, जब अपन सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या ये भी कहते हैं भैया तुम इसके 20 रुपए किलो की बता रहे हो, नहीं नहीं ये तो 15 रुपए किलो ही है, इसके 50 रुपए किलो बता रहे हो, नहीं नहीं 30 रुपए किलो दे रहे हो तो हम ले सकते हैं वरना हम नहीं लेंगे। क्या ऐसा मोल भाव होता है, जब आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हो तो क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन जब किसी के साथ काम करोगे तो उसकी चीजों के मोल भाव करोगे क्या? वो सामने वाला कहेगा साथ काम करने की बात कर रहे हो या खरीदने की बात कर रहे हो, मुझे खरीदने आए हो क्या, तो नहीं कर सकते। तो ये कह सकता है कि साहब जो ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर किस पे होना चाहिए, वो ट्रांसफर बुक वैल्यू पे होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी रीवैल्यूएशन अलाउड नहीं होगा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। जो वैल्यू लिख रखी है सामने वाले ने, सामने वाला जो जो बोल रहा है मेरी ये ऐसे इतनी वैल्यू की है, आप मान लो भैया, क्योंकि आप साथ काम तब कर रहे हो जब आप उस पर विश्वास करते हो, विश्वास करते हो मतलब वो जो भी बोल रहा है आपको सही ही बोल रहा है। चलो तो दो कंडीशन। कंडीशन नंबर थर्ड, अब बेटा एक आदमी है जो अपनी सारी एसेट आपके पास ले आया, अपनी सारी लायबिलिटी आपके पास ले आया, बदले में कुछ तो दोगे उसे, क्या दोगे बदले में? ए लिमिटेड अपनी सारी एसेट बी लिमिटेड को दे चुका है, ए लिमिटेड अपनी सारी लायबिलिटी बी लिमिटेड को दे चुका है, तो बदले में कुछ तो मांगेगा, बदले में वो कुछ तो मांगेगा, क्या मांगेगा आपसे? बी लिमिटेड में हिस्सा मांगेगा, प्रॉफिट में शेयर तो बाद की बात है, प्रॉफिट में शेयर तो तब मिलेगा ना जब उस बिजनेस में मालिक होगा, वो हिस्सा मांगेगा कि साहब बी लिमिटेड में हिस्सा दो। और किसी भी कंपनी में हिस्सा कब मिलता है, जब आपको उस कंपनी के शेयर मिलते हैं। कौन से वाले शेयर मिलते हैं, इक्विटी शेयर से मिलता है या प्रेफरेंस शेयर से मिलता है? इक्विटी शेयर से। तो ये कहता है एटलीस्ट 90%, ये कहता है कि एटलीस्ट, चलो पहले ऐसा लिख लो, पहले ऐसा लिख लो, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, ओल्ड कंपनी शुड बी गिवन इन इक्विटी शेयर्स, मतलब
जो पुरानी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर थे, मतलब समझना, जो लोग पुरानी कंपनी में मालिक थे उन्हें नई कंपनी में भी इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, मतलब उन्हें नई कंपनी में भी मालिक बनाया जाएगा। ठीक है, नो कैश पेमेंट इज गिवन, उन्हें कैश में पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपने उन्हें कैश दे दिया तब तो आपने उन्हें खरीद लिया कि तुम अपनी एसेट लाओ, लायबिलिटी लाओ, बदले में कैश ले जाओ, खत्म। तो बोले कैश में पैसा नहीं दे सकते। सर इसका कोई एक्सेप्शन भी है क्या? मैंने कहा है, ओनली फॉर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए कैश में पैसा दिया जा सकता है। सर ये फ्रैक्शन क्या होता है? क्या आप में से कोई मुझे समझा सकता है ये फ्रैक्शन क्या होता है? क्या कोई भी समझा सकता है फ्रैक्शन क्या होता है? समझो मेरी बात, ध्यान से समझना बेटा। ए लिमिटेड और ये है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का एक शेयर 50 रुपए का है, बी लिमिटेड का एक शेयर, सॉरी ऐसे लिखो, ए लिमिटेड का जो एक शेयर है वो 110 रुपए का है, बी लिमिटेड का जो एक शेयर है वो 50 रुपए का है। ठीक है, अब साहब ए लिमिटेड का जो शेयर होल्डर है वो गया बी लिमिटेड में, तो बी लिमिटेड क्या करे? क्या बी लिमिटेड उसे अपने 2 शेयर दे या बी लिमिटेड उसे अपने 3 शेयर दे? दो शेयर दे या 3 शेयर दे? क्योंकि उसके एक शेयर की जो वैल्यू थी वो 110 रुपए थी और हमारे पास जो वैल्यू है वो 50 रुपए। क्या करें? प्रॉब्लम है। बताएं। तो बोले इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? बी लिमिटेड उसे 2 शेयर दे देगा और वो बचे हुए 10 रुपए कैश में दे सकता है। जो ये वाले 10 रुपए है ना, ये कहलाता है फ्रैक्शन, क्योंकि उसका आता है 2.2 शेयर। अब ये 0.2 क्या है? ये 0.2 है फ्रैक्शन, तो इस 0.2 के लिए वो कैश में पैसा दे सकता है, ये कैश में देना अलाउड है। ठीक है, समझ गए? तो 3 कंडीशन हो गई हमारी। अब सर एक चीज और बताइए, क्या सबको, क्या सारे के सारे लोगों को इक्विटी शेयर के बदले इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे? सर कोई कोई आदमी तो ऐसा हो सकता है जो बहुत बुरा आदमी हो, जो चाहता ही नहीं हो कि यह मालिकमेशन हो, एक शेयर है उसके पास और वो कहता है नहीं नहीं साहब मैं तो शेयर नहीं दूंगा। अब आप क्या करोगे भाई? वो एक जना, पूरी कंपनी में 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर होल्डर है, उसमें से एक जना ये कहता है मैं तो शेयर दूंगा। अब आप क्या करोगे? मैं तो कैश में पैसा लूंगा, आप उसे देख के रफा दफा करोगे या नहीं करोगे? बताओ। तो बोले पॉइंट नंबर 4, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर एग्री टू बिकम शेयर होल्डर इन न्यू कंपनी, मतलब पुरानी कंपनी के 90% शेयर होल्डर
इक्विटी शेयर होल्डर यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए रेडी होने चाहिए। मतलब 90% लोग, कम से कम 90% लोग इस बात पे एग्री होने चाहिए कि हम आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर लेने के लिए तैयार है। क्लियर? तो 90% होता है तो काम चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी अटक जाए तो उसके लिए आप अपना सारा प्रोसीजर ही रोक दो। ऐसा भी कह सकते हो, कंपनी को कम से कम 90% लोगों को तो इक्विटी शेयर्स देने ही पड़ेंगे। दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। तो ये कितने केस हो गए? चार कंडीशन। और बताइए पांचवी और लास्ट कंडीशन, ये कंडीशन इंप्लाइड होती है। जब तक क्वेश्चन में इसके कॉन्ट्रेरी ना लिखा हो तो हम ये ऑटोमेटिकली मान के चलते हैं कि ये कंडीशन तो पूरी हो रही है। जब तक कि क्वेश्चन इसके लिए मना ना कर दे हम हमेशा मानेंगे पूरी हो रही है। क्या? न्यू कंपनी हैज इंटेंशन टू कंटिन्यू बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी। कहने का मतलब क्या है? जो ए लिमिटेड है वो चली गई बी लिमिटेड में। अब बी लिमिटेड ने क्या किया? ए लिमिटेड के ताला लगा दिया और कहा जाओ, बंद कर दिया ए लिमिटेड का बिजनेस। सर वो खरीदने के बाद ऐसा क्यों करेगा? वो खरीदने के बाद ऐसा क्यों करेगा? मैंने कहा बेटा अगर ऐसा किया है तो ये मर्जर नहीं है। मतलब हमने क्या कहा था? दोनों साथ काम करेंगे। अगर दोनों को साथ काम नहीं करना है तो फिर ये मर्जर नहीं है। सर ऐसा करेंगे क्यों? एक बात बताओ बेटा, मान लो बी लिमिटेड है वो सबसे बड़ी कंपनी है और ए लिमिटेड उसके बराबर का कंपटीटर है। वो उसे बार बार परेशान करता है। उसने ए लिमिटेड को खरीद के बंद कर दिया। अब ये अपने आप में कौन हो गया? अकेला पर्सन हो गया। इसकी अकेले की मोनोपोली हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? तो हमने कहा, देखिए दोबारा से रिवाइज करते हैं। पांच कंडीशन आपको क्या क्या कहती है? कंडीशन नंबर 1, सारी असेट सारी लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, जो ट्रांसफर हो रहा है वो बुक वैल्यू पे होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, कंसिडरेशन जो दिया जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में दिया जाएगा। मतलब आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हो केवल फ्रैक्शन के लिए। कंडीशन नंबर 4, एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। दूसरी लैंग्वेज में बोले तो ये बोल सकते हैं कि 90% इक्विटी शेयर होल्डर एग्री होने चाहिए इक्विटी शेयर्स लेने के लिए। कंडीशन नंबर 5, जो इन साइलेंट में भी हम पूरी मानते हैं, क्या कि नई कंपनी या जो जिसको ट्रांसफर किए जा रहे हैं उस कंपनी का इंटेंशन होना चाहिए कि वो पुरानी वाली कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू रखेगी। अगर ये पांचों कंडीशन, ऑल 5 कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन इट इज नेचर ऑफ मर्जर। तो अगर ये पांचों की पांचों कंडीशन पूरी होती है तब तो वो मर्जर माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर बेटा एक भी कंडीशन टूटी, अगर एक भी कंडीशन टूटी तो फिर वो क्या हो जाएगा? अगर एक भी कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो क्या वो मर्जर के अकॉर्डिंग होगा या वो परचेज का केस माना जाएगा? वो परचेज का केस मान लिया जाएगा। अगर एक भी कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो वो परचेज का केस मान लिया जाता है। डन? क्लियर? समझ गए? चलो अब बात आती है बेटा कि सर देखो ये बात तो मेरी समझाने की,
अब अपन मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप समझ गए कि मर्जर क्या होता है, परचेज क्या होता है, लेकिन एक नई बात और है बेटा जो आपको अब कही गई है। क्या कही गई है? वो ये कहता है कि जो हम नई चीज करने लगे, अब हमारे ऊपर अप्लीकेबल क्या हो गया? अब हमारे ऊपर अप्लीकेबल हो गया इंड एएस 103। ये क्या कहता है? ये कहता है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। और ये कहता है मैं नहीं जानता मर्जर क्या होता है, मुझे नहीं पता मर्जर वर्जर क्या। ये आप इंडिया वालों की बात है, साथ मिलके काम करना, ये वो, हमें ये बात नहीं समझ में आती। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में गए तो आप ये मान लो बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को खरीदा है। अब पैसा कैसे दिया है वो बात समझ लो, कि पैसा कैश में दिया है, पैसा शेयर्स में दिया है, किसी तरह दिया, दिया तो पैसा ही है ना बदले में, भाई शेयर्स की वैल्यू है। अब ऐसा किसने कहा है कि कल को वो उन शेयर को बेचेगा नहीं, वो उनको बेच के पैसा ले आएगा, क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे लिए तो वो कहते हैं मर्जर वर्जर कुछ भी नहीं होता, वो तो केवल एक बात करता है कि साहब only adopt purchase method। तो बेटा समझने की बात यह है कि इंड एस आने के बाद एक चेंज हो गया। पहले हमें दो तरह से अकाउंटिंग पढ़नी होती थी, मर्जर की अलग अकाउंटिंग होती थी, परचेज की अलग अकाउंटिंग होती थी, लेकिन अब हमें केवल एक ही अकाउंटिंग पढ़नी है। और कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है? अकाउंटिंग फॉर द परचेज मेथड। ठीक है। अब हमारे लिए जो अप्लीकेबल चीज है वो है अमलगमेशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर इंड एस 103। और वो आपको क्या कहता है कि ओनली एडॉप्ट परचेज मेथड। ओके, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात। बेटा एक बात बताओ, अगर हमें अकाउंटिंग करनी है, अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? क्या सोचे, क्या करेंगे सबसे पहले? हमें क्या पता हो तब हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। क्वेश्चन ने आपको बताया होगा ये असेट ट्रांसफर की जा रही है या सारी असेट ट्रांसफर हो रही है। क्वेश्चन ने आपको बताया होगा ये लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है या सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात से। अगर ये असेट ट्रांसफर हो रही है, ये लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, तो इसके बदले में कितना अमाउंट दिया जाएगा या कैसे जाएगा, ये बात भी तो पता होनी चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब आपका सबसे पहला, दैट इज स्टेप नंबर 1, अमालगमेशन करने का या बिजनेस कॉम्बिनेशन करने का स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पीसी का मतलब, पीसी का मतलब
परचेज कंसिडरेशन कि साहब जिस कंपनी को हम परचेज कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं, अमालगमेट कर रहे हैं या फिर मर्ज कर रहे हैं, ये तो मर्जर, ये कहते हैं ना हमें तो मर्जर से अलग से मतलब ही नहीं है मर्जर, तो उसके लिए परचेज कंसिडरेशन कितना देना है या फिर लेने वाला कहेगा कितना कंसिडरेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहला काम है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, समझ गए? अब सर ये तो कैसे कैसे निकल सकता है? मैंने कहा बेटा परचेज कंसिडरेशन निकालने के 4 मेथड। कितने मेथड है? 4 मेथड। सर कौन कौन से हैं देखते हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा लिख सकते हैं, लिखने की तो आपको जरूरत नहीं है। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ, समझते जाइए केवल आप तुम, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के 4 मेथड है। सर कौन कौन से? मैं पहले मेथड के नाम लिख रहा हूं, फिर अपन उनको समझेंगे। पहला मेथड है बेटा नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड मतलब जो असेट ट्रांसफर की है उनमें से माइनस कर दो जितने जितने लायबिलिटी ट्रांसफर की है, जो वैल्यू बच जाए उतना कंसिडरेशन देना है। जो वैल्यू बच जाए उतना कंसिडरेशन देना है, समझ गए? तो ये तो सबसे इजीएस्ट मेथड है। जो एसेट ट्रांसफर की लिस्ट बना दो, जिस जिस वैल्यू पे ट्रांसफर की लिख दो, माइनस जो लायबिलिटी है लिख दो, जो आएगा वो क्या आ जाएगा? कंसिडरेशन। खत्म। मेथड नंबर 2 नेट पेमेंट मेथड। अब कई बार आपको असेट के बारे में नहीं बता रखा होता, क्योंकि पैसा तो कम ज्यादा में दिया जा सकता है ना। अलग अलग असेट का पैसा डिसाइड नहीं किया, इस असेट का इतना पैसा, इसका इतना पैसा, इसका इतना पैसा, कुछ नहीं बता रखा आपको। तो केवल ये बता रखा है कि जो नई वाली कंपनी है वो आपको इतना इतना अमाउंट दे रही है या आपको इतना इतना अमाउंट मिलने वाला है। जब आपको सीधा सीधा ये अमाउंट बता रखा है कि साहब इतने रुपए का ये काम है, तो आप पेमेंट मेथड, अब पेमेंट में क्या होगा? पेमेंट में वो जितने की इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दिए जा सकते हैं, बॉन्ड दिए जा सकते हैं, डिबेंचर दिए जा सकते हैं, कैश दिया जा सकता है। तो कुछ भी जो अमाउंट पे किया जा रहा है उन सारे अमाउंट का टोटल लगा दीजिए, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी कंसिडरेशन का अमाउंट हो जाएगा। तो वो कौन सा मेथड कहलाता है? वो कहलाता है नेट पेमेंट मेथड। डन। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 क्या कहता है? मेथड नंबर 3 कहता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ये लो सर। सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? तो ये भी एक तरीके का इस मेथड का थोड़ा सा अपर वर्जन है। हम जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम इसका मतलब भी समझेंगे कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीखेंगे और इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद में हम कंसिडरेशन निकालना सीखेंगे। पॉइंट नंबर 4, हाँ इसको ऐसा लिख दीजिए, एड हो वैल्यूएशन मेथड। मैं गया, एक कंपनी मेरे दोस्त की थी, मैं उसके पास बैठा था, मैंने कहा तुम्हारी कंपनी बेचनी है क्या? बोले हाँ बेचनी है। बोले 5 करोड़। ये लो सर,
नहीं पता कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, क्या क्या तरीका पेमेंट का है, कुछ नहीं बताया, केवल इतना बताया तुम्हारी कंपनी कितने की, बोले 5 करोड़ की, 5 करोड़ दे दी। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे परचेज सेल ऐसे होते हैं। अब बताओ वो कौन सा वैल्यूएशन, आपके मेथड्स कहां गए, कहीं नहीं, तो उसके लिए हमने बोल दिया एक मेथड एड हॉक वैल्यूएशन। एड हॉक वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, एड हॉक वैल्यूएशन मेथड में लमसम अमाउंट होता है। एड हॉक वैल्यूएशन मेथड में लमसम अमाउंट होता है। डन, समझ गए। तो 4 मेथड होते हैं, इन चारों मेथड। अब एक बात और समझिए बेटा, अगर आपने अमाल्गमेशन के क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन सही से कैलकुलेट कर लिया तो आपका 40 to 50% क्वेश्चन तो हो जाता है। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, मैं कैश देने की मना नहीं कर रहा, लेकिन यहां तो डिसाइडेड होता है, यहां तो डिसाइडेड होता है। और लमसम में ये नहीं पता लगाया कौन कौन सी असेट का पैसा है, कैसे कैसे पैसा है, ठीक है ना, बस एक अमाउंट, कोई वैल्यूएशन नहीं किया। एक्चुअली नेट पेमेंट मेथड में तो फिर भी वैल्यूएशन करते हैं कि इस कंपनी का वैल्यू कितना है, वैल्यू निकालते हैं, सारी कैलकुलेशन करते हैं, तब जाके ये पेमेंट आता है। एड हॉक वैल्यूएशन का मतलब आपने कोई वैल्यूएशन किया ही नहीं, सीधा अमाउंट बोला इतने रुपए में बेचनी है, कोई वैल्यूएशन नहीं किया, तो वो चीज क्या कहलाती है, एड हॉक वैल्यूएशन। अब मेरी बात, अगर परचेज कंसीडरेशन आपका कैलकुलेट हो जाता है तो आपका 40 to 50% तो क्वेश्चन ही पूरा हो गया। और आपका अगर सही आ रहा है तो आपका क्वेश्चन के 80% चांसेस हो गए कि वो क्वेश्चन एकदम से करेक्ट होगा। 80% चांसेस, परचेज कंसिडरेशन सही है मतलब 80% चांसेस है अब आपके क्वेश्चन में कोई गलती होगी, आपका क्वेश्चन सही होने वाला है अगर आपने सही से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लिया। और 40 से 50% तो पूरा ही हो गया कि अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है, परचेज कंसिडरेशन आपने प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया है तो 4 से 5 नंबर का काम तो हो गया, मतलब वो वैसे ही टुकड़ों में होता है कि हाँ भाई परचेज कंसिडरेशन का काम हो गया। चलिए अब सर ये परचेज कंसिडरेशन निकालते कैसे, तो मैंने कहा एक मेथड, केवल नेट एसेट मेथड की बात आज करेंगे, बाकी बात कल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास सब लिखा हुआ है, केवल समझ लेना, नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड आपको क्या कहता है, नेट असेट मेथड आपको कहता है कि साहब सबसे पहले एग्रीड वैल्यू, मर्जर नहीं है वरना तो मैं लिखता बुक वैल्यू, एग्रीड वैल्यू मतलब दोनों ने डिसाइड कर लिया ये असेट इतने रुपए में ले रहे, एग्रीड वैल्यू नहीं हो तो अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दे रखी हो, मार्केट वैल्यू भी नहीं दे रखी हो तो बुक वैल्यू, ये मैंने प्रेफरेंस के हिसाब से दिए। अगर आपको क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू दी हुई है तो आप सबसे पहले एग्रीड वैल्यू लेंगे, अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दे रखी हो, मार्केट वैल्यू दे रखी हो तो आप मार्केट वैल्यू लेंगे, और अगर मार्केट वैल्यू भी नहीं दे रखी है तो आप बुक वैल्यू ले लेंगे। मैंने सीक्वेंस में लिखी है दोनों चीजें, बुक वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, नई कंपनी ने जो जो असेट लिए, या ऐसा भी लिख सकते हो ट्रांसफर्ड बाय ओल्ड कंपनी, तो नई कंपनी ने जो जो असेट ली है उन असेट की सबसे पहले या तो एग्रीड वैल्यू गिवन है तो एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू नहीं है तो मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू। क्लियर, उसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए एग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू ऑफ liabilities taken over by
न्यू कंपनी। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। इंपॉर्टेंट बात ये थी, पहले एग्रीड वैल्यू लेंगे, फिर मार्केट वैल्यू लेंगे, फिर बुक वैल्यू लेंगे, और जो जो असेट ट्रांसफर हुई है वो लेंगे, जो जो लायबिलिटी ट्रांसफर हुई है वो लेंगे। अगर सारी हो रही है तो सारी लेंगे। ठीक है, क्लियर? दैट इज योर मेथड नंबर 1। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से बताइए। पक्का नहीं है तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।